हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें सारे व्यापारिक गतिविधि वगैरह, व्यापारिक सर्कुलेशंस, व्यापारिक कार्य वगैरह होते हैं। तो ये जो डेट होता है ये फाइनेंशियल ईयर चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपने अपने बोर्ड वगैरह के जो एडमिट कार्ड वगैरह, डमीज एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं उसमें भी देखा होगा कि उसमें लिखा होता है 25 से 26, 26 से 27 ऐसे लिखा होता है। तो ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर से चलता है और वो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय बेसिकली कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से आप राष्ट्रीय आय को जानते हैं। एक आपका होता है आय गणना विधि, दूसरा होता है आपका व्यय गणना विधि और तीसरा होता है आपका उत्पादन गणना विधि। तो इन तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न रिपीट हो गया, राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो ये उपयुक्त सभी है। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी आय, उत्पादन और व्यय, व्यवसायिक नहीं, ये उत्पादन व्यय गणना विधि होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर कर रही है। तो कितने प्रतिशत लोग गरीबी में गुजर कर रहे हैं? तो इसका आंसर है 41.4% लोग अभी बिहार में गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है शिवहर का। और एक प्रश्न आप यहाँ से याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय जिसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, तो ये होता है आपका टोटल इनकम, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा निकल करके आता है प्रति व्यक्ति आय। और बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वो है आपका पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय हमने आपको बताया कि ये पटना की है, पटना की सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। और अगर कम पूछा जाएगा तो कम है आपका शिवहर का। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगर कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की परिभाषाओं को बोला है और इस परिभाषा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने बताया, ये परिभाषा किसने दिया। तो इस परिभाषा को देने वाले हैं हमारे फिशर साहब। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों से आय, यानी अलग अलग उत्पादनों से कितना। जैसे अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, एक आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि। यानी आप इनकम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और देश में हो रही प्रोडक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है उत्पादन के साधनों की आय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक, पहला जो फर्स्ट होता है उसको चलिए थोड़ा अलग से हम लोग डिस्कस कर ले। पहला जो होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र को आपको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को आपको विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग। और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, बिहार की अर्थव्यवस्था में
प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली आता है हमारा कृषि। कृषि रिलेटेड जितने भी सामान आते हैं, जितने भी चीज़ें होती है, वो सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिहार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे एक व्यक्ति डायरेक्ट पे करता है, यानी कि वो किसी और को इसका बर्डन नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयकर, यानी कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, ये उसी को पे करना पड़ता है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति इसको पे नहीं कर सकता है। तो इसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसका आंसर आपको पता है, पटना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? योजना काल का मतलब है प्लानिंग के बारे में, कि भारत का जो प्लानिंग रहा है, यानी कि एक योजना आयोग का गठन किया गया था भारत की आज़ादी के पश्चात, योजना आयोग। और योजना आयोग से सवाल बनता है आपका कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950। 1950 15 मार्च 1950 को इस योजना आयोग का स्थापना किया गया था, जिसका काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना। और ये आने वाले अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी, किस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, उसके हिसाब से ये काम करने वाली थी। और इसी का एक अलग अलग अपना एक रेट होता था, फिक्स होता था डेवलपमेंट की, कितना एक क्राइटेरिया फिक्स है कि आने वाले 5 ईयर्स में आप अपने देश को प्रोग्रेस होता हुआ देखना चाहते। तो ये सवाल है आपका, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर कितनी थी? तो वो था आपका 3.5। तो सवाल याद रखिएगा कि योजना आयोग से पूछा जाएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950। और इससे रिलेटेड अब जो सवाल आपको बनेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस ये होगा कि इसका वर्तमान में नाम बदल करके चेंज कर दिया गया, जिसको नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी, और जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। तो आयाम कहने का मतलब इसमें से किसमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेट नहीं किया जाता, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में नहीं आती है? तो राष्ट्रीय आय में बेसिकली आपका सकल घरेलू उत्पाद आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी आता है। जो नहीं है वो आपका मौद्रिक उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक उत्पादन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो है आपका सेवा क्षेत्र का। जैसा हमने बात किया कि 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ज़्यादातर आपको लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनका उत्पादन उस क्षेत्र में उतना अधिक नहीं हो पाता है जितना कि तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में होता है। तो लोग दिखते तो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्य ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको नंबर्स ऑफ पर्सन ज़्यादा दिखेंगे मगर आउटपुट उतना देखने को नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 यानी 1868 में लगाया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था और ये पुस्तक 1868 में लिखा था। इसमें उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ बताए थे। और उसके साथ साथ इसे एक सवाल और बनता है कि उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय उस समय थी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1868 में उन्होंने लिखा, उसमें बताया था कि भारत का राष्ट्रीय आय इतना है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से एक सवाल बनता है कि जिस प्रकार से इनकम सर्कुलेट करता है, तो इनकम सर्कुलेट करता है आपका उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता के बीच में सर्कुलेट करता है। तो उत्पादक जो है ये उपभोक्ता से कुछ वस्तुएं लेती है, जिसके बदले में उसके बदले में कुछ दिया जाता है। जैसे कि
अगर उत्पादककर्ता उपभोक्ता से क्या करता है, कार्य करवाता है, तो उसके बदले में उसको क्या करेगा, उसके बदले में उसे कुछ देता है। तो यहाँ पे कार्य के बदले में बेसिकली आपको आय दिया जाता है। दूसरा सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि पूंजी पर क्या मिलता है, तो पूंजी पर ब्याज मिलता है। पारिश्रमिक यानी मजदूर को क्या मिलता है, तो मजदूर को उनका आय दिया जाता है, श्रम दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। और तीसरा पूछा जा सकता है आपको कि जमीन पर क्या मिलेगा, तो जमीन पर आपको लगान दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो ये सरल भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, यानी कि इसका आंसर है आपका उपयुक्त तीनों। और यहीं पर हमारा आज का प्रश्न खत्म होता है, और आगे हम अगले वीडियोस में आगे के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।